बीटा कॉन्फर्मेशन, पॉलिंग एंड कोरी ने जिन बातों को बताया था, आज उन्हीं बातों को आपके सामने रख रहे हैं। बीटा कॉन्फर्मेशन ओरिएंटेशन है क्वाइलिंग का, और इसमें जो कुछ कॉमन टर्म्स जो यूज किए जाते हैं, जैसे प्लीज या बीटा शीट्स, ये सभी टर्म इसमें यूज किए जाते हैं, इसका उपयोग इसमें होता है। बीटा कॉन्फर्मेशन जो होता है बेसिकली साइड बाय साइड अरेंज होता है। आप देखें कोई भी कपड़ा शीट की तरह रहता है, उसमें धागों का अरेंजमेंट साइड बाय साइड होता है, ठीक है ना, एक दूसरे पर स्टॉक नहीं रहता है, साइड बाय साइड धागा सेट होते रहता है और एक कपड़े का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर भी वही बात है कि साइड अरेंजमेंट जो है वह होता है और उसके कारण शीट का निर्माण होता है। अगले पॉइंट क्या है कि चूंकि शीट का निर्माण होता है तो काफी फैला हुआ रहता है, एक्सटेंडेड रहता है, और यह भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बनता है। और इसमें दो तरह के पैटर्न देखे जाते हैं। पहला जो पैटर्न है वो पैरेलल पैटर्न है, मतलब दोनों का ओरिएंटेशन एक ही होगा, N to C। और दूसरा जो होता है वो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है, N टर्मिनल टू C टर्मिनल एंड अपोजिट में फिर एंटी में N टर्मिनल टू C टर्मिनल। यहां पर एक इमेज दिया गया है, इस इमेज को देखने की अगर कोशिश करें आप, तो आपको यह इमेज किस प्रकार से दिखता है। देखिए, मैं एक नॉर्मल पैटर्न आपको ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर, और ये आप गौर करें तो आप देखेंगे कि दोनों में एक ही प्रकार का पैटर्न थ्रो है, एक प्रकार का, ठीक है, मतलब दोनों एक ही पैटर्न में जिगजैग स्ट्रक्चर में अरेंज है। जबकि ये जो है पैरेलल हो गया, और यदि यहीं पर हम एंटी पैरेलल अरेंजमेंट को देखें, अब देखें जिस प्रकार से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, shall give an idea to you। ये जो हो गया इसका एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है, यह जिगजैग नहीं होता है, यह अपोजिट जिगजैग के फॉर्म में दिखता है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो इस प्रकार से इसमें पढ़ा जाता है। अब जो पैरेलल अरेंजमेंट है उसको आप गौर करें तो आप देखेंगे कि दोनों में एक प्रकार से ही एन टर्मिनल जो है, और एक प्रकार से ही ये टर्मिनल से मूवमेंट हो रहा है। साथ ही साथ इसमें यह भी देखने का मौका मिलता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वह भी फॉर्म यहाँ पर हो रहा है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो है पैरेलल अरेंजमेंट का, इसका अभ्यास आपको करना चाहिए, एक बार जरूर बनाना चाहिए। एक बार बनाने से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जब वहीं पर अगर आप एंटी पैरेलल अरेंजमेंट आए तो आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो पैरेलल अरेंजमेंट की तुलना में एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जो है वह ज्यादा प्रीफर्ड होता है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ बीटा शीट्स, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर एंटी पैरेलल में कितने रेसिड्यू को यहाँ पर लिया जा रहा है, एक रेसिड्यू, दो रेसिड्यू, है ना, ये तीसरा रेसिड्यू, और इतने में ही आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। जबकि अगर आप पैरेलल में चले जाएं, देखें यहाँ पैरेलल में, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर आप रेसिड्यू को देखें कितने रेसिड्यू हैं, तो आप देखेंगे ये एक रेसिड्यू है, ये 2 रेसिड्यू है, इधर 3 रेसिड्यू है, और ये 4 रेसिड्यू है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड उतना बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं शो कर रहा है जितना बढ़िया एंटी पैरेलल। इसलिए आपको याद होगा मैंने पहले ही बोला है कि यूजुअली जो अरेंजमेंट होता है वो एंटी पैरेलल होता है। अब यहाँ पर एंटी पैरेलल जब होगा तो इसमें कितना, एक कंप्लीट कॉइल में का लेंथ कितना होगा,
जैसे हम लोग डीएनए का पढ़ते हैं, उसी प्रकार से प्रोटीन का भी पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा हेलिकल प्रोटीन का एक कंप्लीट कॉइल, आपको याद होगा ये डायग्राम हमने ऊपर ही बताया था। और इस कंप्लीट कॉइल का आप यहाँ देखें, इस कंप्लीट कॉइल का की जो लंबाई थी, जो लंबाई है, जिसे बताया था पॉलिंग एंड कोरी ने, वह है 5.4 एंगस्ट्रम, और इसमें 3.6 अमाइनो रेसिड्यूज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग को देखने का मौका मिला था। अब इसी पॉइंट में अगर आप गौर करें 5.6 की जगह पर अगर एंटी पैरेलल को हम लोग देखें या पैरेलल को देखें, यहाँ डेटा में वेरिएशन होता है। जहां वहां 5.4 था, यहाँ अगर गौर करें तो पैरेलल में 6.5 एंगस्ट्रम है। एंटी पैरेलल में कंप्लीट कॉइल की लंबाई है 7 एंगस्ट्रम। इसका मतलब श्योर शॉट है कि अल्फा हेलिक्स में बीटा पैरेलल एंड बीटा एंटी पैरेलल शीट्स में जो रिपीटेड मतलब एक कंप्लीट कॉइलिंग का जो लेंथ होता है वह वेरिएबल होता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं यदि रिपीटेड कॉइलिंग अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो होता है वह एंटी पैरेलल का होता है। एंटी पैरेलल की लंबाई एक रिपीटेड कॉइल की सबसे ज्यादा होती है 7। उसके बाद होता है पैरेलल का, और तब होता है अल्फा हेलिक्स का। इसका मतलब क्लियर कट स्पष्ट बता रहा है कि जो एंटी पैरेलल है, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, अल्फा हेलिक्स, ओके, जो एंटी पैरेलल है जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, यह बहुत फैला हुआ है। क्यों बहुत फैला हुआ है? क्योंकि इसका जो फैलाव है, इसका एक कॉइल जो है वह 7 एंगस्ट्रम जो है, 7 एंगस्ट्रम जो है, यह इसका फैलाव है। ओके, जबकि वहीं पर हम लोग क्या कहते हैं, अगर पैरेलल को देखिए आप, तो पैरेलल जो है वो है 6.5 एंगस्ट्रम इसका फैलाव है एक कॉइल का, जबकि एक कंप्लीट कॉइल का फैलाव यहाँ जो है वो है 5.4 एंगस्ट्रम। तो आपको खुद ही लगेगा कि अगर कोई भी पूछेगा कि आप बताइए कि अल्फा हेलिक्स में बीटा पैरेलल शीट में और बीटा एंटी पैरेलल शीट्स में कौन सा है जिसका एक्सटेंडेड फैला हुआ है, आंसर होगा बीटा एंटी पैरेलल। क्यों? क्योंकि उसमें एक कंप्लीट कॉइल का की जो लंबाई होती है वह सबसे ज्यादा 7 एंगस्ट्रम होता है। इस प्रकार से आप समझे कि यह एक कंपैरेटिव स्टडी है, इसको हम लोग किया करते हैं। अब अगला जो मुद्दा है हमारा वो है एंगल्स का। जो फाई एंड साई एंगल बनता है उसके बारे में हम लोग को देखना है। ये हमारा फाई एंगल है और नेक्स्ट जो है हमारा वो साई एंगल होगा। ये जो है हमारा साई एंगल है। अगर इन दोनों को देखें तो पैरेलल का अरेंजमेंट अगर गौर करें हम लोग, तो पैरेलल का बड़ा यूनिक अरेंजमेंट हमको दिख रहा है। पैरेलल में जो फाई एंगल है वह -119 डिग्री पर है, जबकि जो साई एंगल है वो +113 डिग्री है। एंटी पैरेलल में -139 डिग्री है, वो माइनस और +135 डिग्री है। जो हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, अब सब लोग कोऑर्डिनेट पढ़ाए हुए बताए हुए बेसिक्स, उस कोऑर्डिनेट में क्या है? उस कोऑर्डिनेट में ये इसी प्रकार का कोऑर्डिनेट होता है। इस कोऑर्डिनेट में ये कहाँ पर अपने आप को पाता है, किस एंगल पर? तो ये अगर इसी चीज को हम लोग अगर गौर करें और देखें अल्फा हेलिक्स में, तो अल्फा हेलिक्स में बहुत कम दिखेगा इसका वैल्यू। इतना प्लस या माइनस, प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है, वो उसके ओरिएंटेशन को बताता है, डायरेक्शंस को बताता है। जो डेटा है उस डेटा को अगर गौर करें तो आप क्या देखेंगे कि अल्फा हेलिक्स में का जो है -57 -47 डिग्री, मतलब 57 डिग्री एंड 47 डिग्री। उस तुलना में बीटा को अगर गौर करें, बीटा काफी फैला हुआ है, 119 डिग्री, 113 डिग्री, 139 डिग्री, 145 डिग्री। तो जितना एक्सटेंडेड होगा उसका जो बीच का जो एंगल है वो भी क्या होगा, उतना ही एक्सटेंडेड होगा, उतना ही एक्सटेंडेड होगा। बढ़िया।
इस प्रकार से हम एक कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज को मुझे समझाना हो तो मैं इसको कई अन्य प्रकार से भी समझा सकता हूं। जैसे कि अगर आपको अल्फा है तो अल्फा में आप देखें कि -57 डिग्री एंड -47 डिग्री, यही है हाई एंड साई का। बीटा पैरेलल में -119 डिग्री +113 डिग्री, और बीटा एंटी पैरेलल में -139 डिग्री +135 डिग्री। अगर आप इसको हम थोड़ा सा, अगर इसको हम आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाएं, ये व्हाइट बोर्ड है हमारा, अगर इसी पर इसको हम दिखाने की कोशिश करें तो अगर हमें किसी प्लेन पर, हम पहले एक बना लेते हैं, ठीक है। बढ़िया, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। सपोज करो कि हमको 57 डिग्री दिखाना है किसी एक एंगल से। बड़ा सिंपल सा, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना हमको इसका मतलब एंगल दिखेगा, ठीक है। अब आप गौर करें, यहां से यहां कितना डिग्री एंगल होता है, हम सब जानते हैं, ये 90 डिग्री एंगल होता है, करेक्ट। अब कह रहा है कि अगर 57 डिग्री, अभी हम प्लस माइनस कुछ नहीं ले रहे, हम इसी एक्सिस में सबको दिखा रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर डिग्री है सिर्फ, तो 57 डिग्री कितना होगा? अगर अप्रोच करें तो आधा से थोड़ा ज्यादा। हम कहेंगे कि ये जो एंगल है, ये एंगल है 57 डिग्री का। और अगर 47 डिग्री कहता है तो 47 डिग्री के लिए क्या दिखाएंगे? वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम होगा 57 से, और ये कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा। ये हो गया 47 डिग्री एंगल, करेक्ट। इसका मतलब है प्लेन से इसका जो फैलाव है वो मैक्सिमम इतना ही फैलाव है। बढ़िया। अब अगर हम 139 डिग्री या 135 डिग्री की बात करें, ठीक है, फिर से हम एक एक्सिस बनाते हैं। हाँ। अब हम लोग कहें कि नहीं 135 डिग्री 39 डिग्री है, तो 139 डिग्री हमको कहाँ मिलेगा? अगर इसको ही हम बेसिक एक्सिस मान लें तो ये 90 डिग्री और लगभग ये, अब देखिए एंगल, हम लगभग लगभग कहते हैं कि यहां से यहां तक जो एंगल है वह 139 डिग्री है, ठीक है, या 135 डिग्री है। तो हम क्या कहेंगे, इसी से थोड़ा सा कम होगा। ये जो एंगल होगा ये 135 डिग्री होगा। अब आप कहें कि जो अल्फा का है और जो बीटा एंटी पैरेलल है, इन दोनों में किसका एंगल एक्सटेंडेड एंगल है? अगर ये हम बोले कि किसका एंगल एक्सटेंडेड एंगल है, देखिए हम कलर से भरते हैं इसको ऐसे, देखिए ये हो गया इसका कलर से भरा हुआ, ओके। और दूसरे ऊपर को भी कलर से भरते हैं। अब आपको ये बताना है कि दोनों में कौन है जो कि काफी फैला हुआ दिखता है। एक लाइन में बोलेंगे कि सर बीटा एंटी पैरेलल शीट जो है सर, यह बहुत फैला हुआ है इस अल्फा की तुलना में। इसका मतलब हो गया कि जो स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट, कि बीटा जो शीट है, बीटा एंटी पैरेलल शीट है, वो काफी एक्सटेंडेड होता है, यह बिल्कुल उचित और सही है। और इसीलिए इसको हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि बीटा शीट्स आर मोर एक्सटेंडेड कॉन्फर्मेशन देन अल्फा हेलिक्स। तो मुझे लगता है कि ये बात एकदम समझ में आ गई होगी कि
एंगल जो है वो दर्शाता है कि यह कितना एक्सटेंडेड है। कोई भी अगर सवाल पूछता है कि प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स क्या है, हम लोग बोलते हैं स्पाइरुलिना है, सोयाबीन है, दाल है, मटन चिकन है। तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रोटीन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रोटीन का जब स्टडी करते हैं तो प्रोटीन को स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखना शुरुआती दौर में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम प्रोटीन को देखना शुरू करेंगे तो हमारा विचार भी इसके प्रति क्या होगा, बदलेगा, कि कैसे यह स्ट्रक्चर बना देता है, आकार कैसे बना देता है ना। अगर कोई, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि प्रोटीन जो है इज प्रोटीन फॉर्म्स स्ट्रक्चर, है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन। तो स्ट्रक्चर जब भी कहा जाता है तो हम 2-3 बार सोचते हैं कैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता होगा, है ना, कैसे प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर का निर्माण करता होगा। ये जब सवाल स्टूडेंट के मन में आता है और उसको उसका जवाब नहीं मिलता है, तो जवाब क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग प्योर बायोलॉजी में समझना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह बायोफिजिक्स का टॉपिक है ना, यह बायोफिजिक्स का टॉपिक है। और इसके सोचने समझने वक्त में हमको यह विचार बार बार सोचना पड़ेगा कि जो प्रोटीन है वह स्ट्रक्चर बनाता है और कैसे बनाता है, इसी चीज को यहाँ पर देखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो अगला मुद्दा है वह मुद्दा है कि भाई देखिए, तो जो सबसे ज्यादा तो एंटी पैरेलल ही होता है बीटा हेलिक्स। और ऐसा इसलिए होता है, एंटी पैरेलल बीटा हेलिक्स क्यों मिलता है, बोलते पहला उसका कारण है कॉम्पैक्टनेस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। कॉम्पैक्टनेस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। क्यों कॉम्पैक्ट होते हैं, उनमें ज्यादा ग्लाइसिन, एलानिन जैसी चीजें पाई जाती हैं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ 1/3 ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन टर्न्स और लूप। तब जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं एक प्रोटीन में, उसमें लगभग 1/3 जो है वह लूप और टर्न बनाने में जहां बनता है वहां वह पाए जाते हैं, ठीक है। और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ, और ये तो हम भी जस्ट डायग्राम बताए थे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका ओरिएंटेशन, सबसे सक्सेसफुल ओरिएंटेशन एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। यह तीन चीज को कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा मानना होता है कि स्टेटमेंट पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट को समझना, आत्मसात जिसको कहते हैं, डाइजेस्ट करना, ये स्टेटमेंट को हमको कहीं भी एक्सप्लेन करने के लिए बोले कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो कैपेसिटी हमें होनी चाहिए। और यह कैपेसिटी तभी होती है जब हम उस विषय को अच्छे और गहराई से पढ़ते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स की गहराई की जानकारी होती है वह चीजों को आसानी से एक्सप्लेन करता है, और जिन स्टूडेंट्स को हल्की फुल्की जानकारी होता है वह ज्यादा वक्त तक उसको समझाने में ही लगे रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टर्न या लूप के लिए कौन से अमाइनो एसिड जो हैं वह ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जो भी रिसर्च के फाइंडिंग्स हैं उसमें ग्लाइसिन और प्रोलीन, ये दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको टर्न के लिए, बीटा टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। अगर आपको कोई भी पूछे कि बीटा टर्न के लिए कौन से अमाइनो एसिड्स जो है वह रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि चूंकि अब ग्लाइसिन और प्रोलीन की बात हो रही है, तो ग्लाइसिन क्यों और प्रोलीन भी क्यों। तो ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट। ग्लाइसिन में क्या है, ये बहुत ही सामान्य साधारण है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इसमें एक हाइड्रोजन के रूप में रहता है, और सबसे छोटा भी है क्योंकि साइड चेन एक सिर्फ हाइड्रोजन होता है। एंड फ्लेक्सिबल अमाइनो एसिड रेसिड्यू, और ये जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसमें लोच होता है। जबकि प्रोलीन क्या है, एक इम्यूनो नाइट्रोजन इन पेप्टाइड जो सिस कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करता है। इस पर हमने चर्चा पिछले क्लास में भी किया था, इसका वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। सिस फॉर्म की जहां तक बात हो, आप सबको याद है। अब देखो मैं बता रहा हूं, ऐसे नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने कहा, अब अगर यहाँ सिस फॉर्म हो, ठीक है ना, ये बॉन्ड जो सिस फॉर्म, अब जो है यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया,
मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप यहां गौर करें, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये सिस फॉर्म में है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये सिस फॉर्म में है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर ये सिस फॉर्म में है, और जहां जहां सिस फॉर्म आया वहां वहां क्या हो गया, ये टेढ़ा हो गया, ये टर्न कर गया। यहां से ऐसे चल रहा था, यहां से ऐसे चल रहा था, टर्न हो गया, फिर टर्न हो गया, फिर टर्न हो गया। तो जो चीजें हम सब जानते हैं कि लीनियर और स्ट्रेट चलता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सर्टेन, तो कौन है जो यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन है जो यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई रिस्पॉन्सिबल। तो उसमें आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है कि इसमें ग्लाइसिन या प्रोलीन, ग्लाइसिन से भी ज्यादा दबंग है प्रोलीन। प्रोलीन अगर आता है ना तो टर्न तो लेना ही लेना है, उसमें कोई उपाय नहीं है। तो इसी बेसिस पर क्या बताया गया कि दो प्रकार के बीटा टर्न्स होते हैं। दो प्रकार के जो बीटा टर्न होते हैं उनको पहला होता है टाइप 1, दूसरा हो गया टाइप 2। याद रखिएगा टाइप 1 जो होता है वो प्रोलीन रेसिड्यू के कारण होता है, और टाइप 2 जो है वो ग्लाइसिन के कारण होता है। आप इसको बदल नहीं सकते, ये फिक्स है, टाइप 1 प्रोलीन, टाइप 2 ग्लाइसिन। अब यू कैन नॉट चेंज दिस। ये भी बताता है कि टाइप 2 में, टाइप 1 में जो प्रोलीन है यह सेकेंड रेसिड्यू होगा उस टर्न का, और टाइप 2 में जो ग्लाइसिन है वो थर्ड रेसिड्यू होगा उस टर्न का। जहां टर्न ले रहा है वहां पर कॉमन नंबर पर या कॉमन नंबर पर यह अमाइनो एसिड मौजूद रहेगा। इसका आंसर होता है कि वह प्रोलीन जो होगा वह दूसरे नंबर पर होना चाहिए, और ग्लाइसिन जो है वह उस लूप में तीसरे टर्न में तीसरे नंबर पर होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ दिखाया गया है, आप उसको देखेंगे आपको और भी आसानी से समझ ये सब चीजें आ जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर आप गौर करें कि पहला अल्फा कार्बन है, दूसरा अल्फा कार्बन है, तीसरा अल्फा कार्बन है, और ये चौथा अल्फा कार्बन। तो ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 में जो प्रोलीन होता है वह ही डिसाइसिव इसके लिए होता है। प्रोलीन कैसा है, ये जो रिंग है ये किसका है, ये प्रोलीन का रिंग है। तो इसका प्रोलीन का नंबर किस जगह पर होना चाहिए, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जरा गौर करें कि ये चला, कैसे चला, ऐसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और इस प्रोलीन के आने से ये क्या हो गया, टर्न कर गया। ये प्रोलीन जो है यहाँ पर यह एक डिसाइसिव अमाइनो एसिड है। ये नहीं जुड़ता तो ये क्या जाता है, ये सीधे चला जाता है। ठीक है, प्रोलीन जैसे ही जुड़ा उसने यहां से मोड़ना शुरू कर दिया, पहले इसको मोड़ा, फिर खुद को मोड़ा, और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में चला गया। अब इसके कारण क्या हो गया, यहां पर देखिए आप, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो गया विद इन द चेन, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ने क्या किया, इसको और नजदीक ले आया। मतलब ये जो था दूर दूर रहता उसको इसने क्या किया, बहुत क्लोज कर दिया। तो यह शीट जो है वो ताकतवर हो गया। अब आप सिल्क दिमाग में रखें, सिल्क, कभी सिल्क तोड़ा है आप लोगों ने, कभी सिल्क का धागा वैसे करिएगा मत, हाथ कट जाएगा। लेकिन अगर सिल्क का धागा हो, ठीक है, सुतरी, उसको आप हाथ में लेकर तोड़ने की कोशिश करें तो हाथ कट जाएगा, लेकिन सिल्क का धागा नहीं टूटेगा आपसे। क्यों, क्योंकि उसमें इतना लचीलापन होता है, उसमें फ्लेक्सी होता है, उसमें इतना टाइट वो आपस में रहता है, जब भी आप वो खींचेंगे तो एक सर्टेन स्ट्रेस तक में क्या होता है, वो खींचा जाता है। तो जब तक वो आप, हम किसी भी रिएक्शन को पढ़ते तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई चीज तभी टूटेगा जब दोनों तरफ से रेसिस्टेंस डेवलप करेगा, तभी टूटेगा। अगर रेसिस्टेंट नहीं डेवलप करे तो किसी हाल में भी नहीं टूटेगा। और यही कारण है कि इस तरह की जो स्ट्रक्चरल चीजें होती हैं वो बहुत ताकतवर हुआ करती
अब ये आप देखें, यहाँ जो है ये ग्लाइसिन है, ठीक है। अगर ग्लाइसिन को आप देख रहे हैं, जस्ट सी 1 2 3 एंड 4। अब सेकंड पोजीशन पर देखें क्या है, यह जो अमाइनो एसिड है ये कौन सा अमाइनो एसिड है? कहते ये जो अमाइनो एसिड है या तो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन होने के कारण क्या होता है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है ना। फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या है, ये चला और चलते हुए जैसे ग्लाइसिन आया वैसे क्या हुआ, ये मुड़ना शुरू कर दिया। जैसे ग्लाइसिन आया देखिए मुड़ गया, और मुड़ने के बाद क्या हुआ, फिर से आपस में एक दूसरे के सामने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इससे इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, बढ़ता है। तो अगर आप बीटा टर्न की बात करते हैं, तो बीटा टर्न किस प्रकार से मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, इसके ताकत को बढ़ाता है, वह इस डायग्राम से आपको मौका मिला है समझने के लिए। आप लोग निश्चित रूप से इस डायग्राम का अभ्यास करिए, ठीक है ना। इस डायग्राम का अभ्यास के बिना यह बहुत संभव नहीं है, ठीक है। तो इस डायग्राम का अभ्यास करना चाहिए और एक बार बनाना जरूर चाहिए। एक देखिए यहाँ पर एक गामा टर्न के बारे में मैंने भी कुछ पॉइंट लिखा है। गामा टर्न, ठीक है। A 3 residue turn hydrogen bond between first and third residue। 3 रेसिड्यू अगर लगातार टर्न कर जाएं हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, पहले और तीसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए, वह गामा टर्न कहलाता है। मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। अब जो है यही बीटा शीट की चल रहे थे कि जो बीटा स्ट्रैंड है उसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई। बीटा स्ट्रैंड आप लोग पढ़े होंगे, बीटा बैरल। बीटा बैरल जो है वह मेम्ब्रेन प्रोटीन के रूप में मिलता है। बहुत सारे बीटा बैरल्स हैं, जैसे एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स जो है वो बीटा बैरल है, जिससे पानी मूव करता है। इसके अलावा बीटा बैरल्स में फेप ए है, जो बैक्टीरिया के, जो आयरन बैक्टीरिया होता है उसके मेम्ब्रेन में मिलता है, और वह आयरन का ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बीटा बैरल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन में बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो जब ये बीटा शीट जो है वह रोटेट करना शुरू करे, तो रोटेट जब करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, बीटा स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। अ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट कंटेन्स बीटा रोटेशन इज कॉल्ड बीटा स्ट्रैंड, एंड बीटा स्ट्रैंड में formed by the contribution of 2 or more than 2 beta strands to hydrogen bond, ठीक है। इस तरह का जो स्ट्रैंड बनता है वो किस प्रकार से स्ट्रैंड बनता है, अगर मैं इसको बनाऊं तो किस प्रकार से बनाऊंगा, मैं शायद किसी को गोल कर सकूं। हाँ, यह है इस प्रकार से, यह बीटा स्ट्रैंड जो है वह बनना शुरू हो जाता है, देखिए इस प्रकार से। और इसमें जो बीच का रीजन होता है वो कोर रीजन कहलाता है। ये जो बीचों बीच जो छेद रहता है जिससे कि यहाँ से वहां निकला जा सकता है, यह इसका कोर रीजन कहलाता है। इस प्रकार से बीटा स्ट्रैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बनता है। कई तरीके के ये बनते हैं, जिसका कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया, पैरेलल, एंटी पैरेलल, मिक्स्ड पैरेलल। जो फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन होता है FABP, ये इंटायरली बीटा शीट होता है। ये सभी एप्लीकेशंस में आप देखेंगे, जब हम एप्लीकेशन पढ़ाएंगे उसमें आप इसका सदुपयोग लगातार देखेंगे। अब आपको किसी को अगर कुछ पूछना है